आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का एल्डिहाइड कीटोन का जो चैप्टर था, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन हम लोग पढ़ लिए। अब उसी अध्याय में जो हम लोग का 12वां अध्याय है उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक अम्ल का आज स्टार्ट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है तुम्हारा जो है कार्बोनिल समूह में, जैसा कि बता रहे थे कि कार्बोक्सिलिक इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल समूह कहते हैं, C डबल बॉन्ड O रहेगा और इसमें अगर कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये तुम्हारा हो गया, ये समूह कहलाता है। और इसमें जैसे OH हो गया, ये कार्बोक्सिलिक समूह कहलाता है, ये कार्बोक्सिल समूह हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील मूलक हो गया तुमको ये। और जिसको कि जिसका नाम जब लिखते हैं आईपीएसी में तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं ओइक अम्ल। इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग? ओइक अम्ल इसमें जोड़ देते हैं आगे, या इंग्लिश के लिए OIC एसिड इसका नामकरण में जोड़ते हैं आईपीएसी में। तो ये हो गया IOPC में। अब जैसे कि तुम्हारा इसी में जैसे है, इसी से जुड़ा हुआ और भी कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे कि COOR होता है, तो इसको हम लोग ईस्टर कहते हैं, COOR। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका जो है तुमको इसको हम लोग ईस्टर कहेंगे। आर का जगह पे मेथिल हो जाता है, ईस्टर हो गया इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर कहते हैं हम लोग, इसका नाम हो गया। और इसका नाम में तुमको क्या जोड़ा जाता है? सफिक्स में OATE इसका जोड़ देते हैं। जैसे कुछ नाम लिख के दिखाएंगे तो O8 हो गया तो O8 जोड़ देते हैं, तो ये ईस्टर का जैसे और ये जो R जैसे मिथाइल है तो ये तुमको सबसे आगे आ जाता है। तो जैसे नामकरण करके देखेंगे, पहले एक फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं जिसकी चर्चा जो इससे जुड़ी हुई है, COCl या COX कहते हैं इसको, एसिड या एसिड हेलाइड कहते हैं इसको, एसिड हेलाइड ग्रुप हो गया ये। तो इसमें होता है OYL जुड़ जाता है, वाइल हेलाइड, HALIDE, इथेनॉइल क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे करके लिखते हैं इसको। ये हो गया तुम्हारा। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है तुमको एमाइड ग्रुप, CONH2। ये सब एसिड के व्युत्पन्न कहलाते हैं, ये एमाइड ग्रुप हो गया, ये एमाइड इसका नाम होता है, जिसके नाम में भी एमाइड ही जोड़ते हैं, AMIDE, इथेन एमाइड जैसे। उसी तरह से जैसे कि हो गया तुमको एक और है तुमको जिसको एनहाइड्राइड कहते हैं, COO, इधर की तरफ भी CO, इसको हम लोग कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं, एनहाइड्राइड, इसके नाम में भी एनहाइड्राइड ही जोड़ देते हैं। तो ये तुम्हारा इतने ग्रुप जो है तो तुमको कार्बोनिक अम्ल या उसके व्युत्पन्न है। जहां तक कि नामकरण की बात है, नामकरण में सबका कुछ एक उदाहरण लेके देखते हैं इसका। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया तुम्हारा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया COOH, ईस्टर का COOR, एमाइड का CONH2, हेलोजन एसिड हेलाइड का हो गया COCl या COBr, COI, इस तरह से हो गया एसिड हेलाइड। उसके बाद तुमको जो नाम है जैसे कि एमाइड के बाद तुमको था एनहाइड्राइड, COOCO, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एनहाइड्राइड का। तो ये तुम्हारा हो गया। अगला है तुमको जैसे कि इसका नामकरण देखें हम लोग, इसका नामकरण अगर करेंगे हम लोग IPAC नेम, जैसे कि अगर अम्ल का देखें तो अम्ल का नाम में क्या जुड़ जाएगा? ओइक अम्ल सफिक्स के रूप में जुटेगा और ये काफी सीनियर ग्रुप होता है। तो इसका जाहिर है कि कार्बोक्सी ऐसे होता है, इसका प्रीफिक्स होता है जिसका कम ही प्रयोग होता है, इसका प्रायोरिटी ग्रुप में काफी ऊपर होता है। तो जैसे कि हम नाम लिखते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण लिख देते हैं इसको, नामकरण। तो नामकरण में से नाम लिखते हैं तो जैसे देखो पहले तो एक SCOOH होगा, तो इसका तो कॉमन नेम भी इसका प्रचलित है, दैट इज फॉर्मिक अम्ल इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, जिसे फॉर्मल्डिहाइड इसी से बना हुआ था, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जो चींटी में पाया जाता है, इसलिए इसका फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। चींटी जब काटता है तो तुमको जो कि दर्द करता है वो चूंकि फॉर्मिक अम्ल का लिबरेट करता है, इसीलिए ऐसा होता है। ये फॉर्मिक अम्ल हो गया, चींटी में पाए जाने वाला अम्ल। तो ये फॉर्मिक अम्ल जो तुम्हारा इसका IPAC नेम में इसका नाम होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन का मिथेन होता है, तो मिथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। IPAC नेम हो गया मिथेनोइक अम्ल। अम्ल अलग वर्ड होता है, अंग्रेजी में इसका स्पेलिंग हो जाएगा
THANOIC जोड़ दीजिए, मिथेनोइक एसिड, एसिड अलग हो जाए। तो ये हो गया तुम्हारा। अब आता है तुमको इसे नाम करना है तुमको CH3COOH। इसको तुम लोग, इसका कॉमन नाम भी काफी प्रचलित है, एसिटिक अम्ल इसको कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग एसिटिक अम्ल। ये तुमको पाया जाता है जो कि जो सिरका वगैरह होता है, जो कि तुमको जिसको खट्टा करने के लिए जो कि खाना में डाला जाता है, तो उसको हम लोग सिरका कहते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और जाहिर है कि इसका नाम तुमको जो कि अब IPAC नेम लिखेंगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन है तो और ओइक है तो इथेनोइक अम्ल इसका नाम हो गया तुम्हारा, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड इंग्लिश में हो गई है। तो ये तुम्हारा 2 कॉमन नाम हुआ। और तुमको जैसे कि कुछ और भी प्रचलित नाम है जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में, उसका भी जिसका कि काफी प्रचलित है तुमको, जैसे कि होता है तुमको COOH, ये तुम्हारा हो गया। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। इसका कॉमन नेम हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। और ऐसे इसका नाम हो जाएगा तो इथेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें 2 कार्बन है तो ये क्या होगा तुमको COH, तो 1 2 कार्बन हो गया तो इथेन, ETHANE, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। 2 एसिड ग्रुप था इसलिए डाई लग गया। और इथेन में ई, जैसे इथेन में ई भी रहेगा बिकॉज के इथेन में यहाँ पे डी है जुटा हुआ तो ई रह जाएगा लास्ट में। इथेन 1,2 डाइओइक, ये IPAC नेम होगा, ये ऑक्जेलिक अम्ल इसका कॉमन नाम हो गया। इसी तरह से तुमको जैसे है, जैसे एक है तुमको COOH, CH2 COOH, ये तुमको इसका नाम है तुमको कॉमन नेम है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल हो गया ये। और इसका नाम हो गया तुमको IPAC नेम हो गया हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ये तुमको नायलॉन 6,6 बनाने में ये काम आता है, एडिपिक अम्ल। तो इस तरह से बहुत से अम्ल हैं जो कि काफी प्रयोग में आते हैं, जैसे ब्यूटरिक अम्ल है जो 4 कार्बन के हो जाएंगे तुमको। इसी तरह से जो है तुमको सक्सेनिक अम्ल है, सक्सेनिक अम्ल जो कि CH2 बीच में एक रहेगा COH, सक्सेनिक अम्ल हो जाएगा। जैसे सक्सेनिक अम्ल में होता है CH2 CH, जैसे सक्सेनिक अम्ल हो गया, मेलोनिक अम्ल हो गया। तो ये सब तुम्हारे कॉमन नेम में काफी यूज में आते हैं, जिसका खैर ऐसे अब नाम नहीं लिख रहे हैं। तो इसका तुमको हो गया ये सब जो तुम्हारे नाम लिखने का विधि भी इसमें देख रहा होगा किस तरह से लिखते हैं। ऐसे जैसे अब कुछ नाम लिखते हैं, जैसे कि इस ढंग का नाम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH, यहां पर हो गया CHCl COOH। अगर इसका नाम लिखना हो तो जाहिर है कि ये सबसे प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे ऊपर होता है, तो इसको 1 नंबर कार्बन देंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया 2 नंबर, ये हो गया तुम्हारा 3 नंबर, और ये 4 और ये 5 हो गया तुम्हारा, 5 कार्बन हो गया इसमें। तो 5 कार्बन हो गए तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी एसिड का कंसीडर होगा। अब इसमें प्रीफिक्स के रूप में कौन कौन है, OH को, जैसे OH का जो प्रीफिक्स होता है जो कि अल्कोहल, अब ओल नहीं लिखा है, सफिक्स नहीं लिखा है, इसका प्रीफिक्स लिखाएगा पहले जो है। तो ओल हो गया OL, और इसका क्लोरीन का Cl, तो पहले क्लोरीन का क्लोरो लिखाएगा, हाइड्रोक्सी का H, ओल नहीं, ओल तो इसका सफिक्स होता है, इसका हाइड्रोक्सी होता है प्रीफिक्स, H है तो भी क्लोरीन पहले आएगा। तो हमारा क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, पहला क्या नाम हो गया 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी पेंट, और हो गया 4 इन और 1 ओइक एसिड, एसिड अलग शब्द हो जाएगा 1 ओइक एसिड। इस तरह से इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। तो ये एसिड में नाम हो जाएगा। अब जैसे ईस्टर वगैरह का एक नाम लिख देते हैं तुमको, ईस्टर का नाम का एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ ज़्यादा, ऐसे लिख के बताते हैं, समझाते हैं कैसे लिखता है। तो ये तुम्हारा एसिड का तो कुछ नामकरण हुआ जिसमें कि इसके आधार पर करोगे तो ओइक अम्ल बाद में जोड़ देना होता है इसमें।
अब है CH3COO, जैसे ईस्टर का देखें, ईस्टर का नामकरण है। ईस्टर में तुमको आ जाएगा ईस्टर, CH3COO, CH3 अगर है तो ये जो कार्बन, यहां से ये जो कार्बन और ये 2 कार्बन का हुआ आपका मेन चेन हुआ, और ये जो मेथिल होता है ये पहले आप लिख दीजिए। COO से जो जुड़ा हुआ मेथिल है उसको पहले लिखिए। तो क्या होगा तुमको, मेथिल और 2 कार्बन का इथेनोएट, ये तुम्हारा नाम हो गया। तो क्या नाम होगा इसका, अगर इंग्लिश में लिखें इसको METHYL, मेथिल। ये मेथिल इस वाला, इसको ये चेन से बाहर है इसलिए इसका पहले लिख ही देना हमको, और इथेनोएट ऐसा नाम हो जाएगा। जैसे कि अगर तुमको HCOO रहता, HCOO C2H5, अगर ऐसा भी रहेगा तो तुमको ऐसे, तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 चार, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है, यही मेन चेन होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये एथिल में, ये साइड चेन में ही जाएगा, तो इसका नाम होता एथिल, ETHYL, एथिल, और मिथेनोएट होता ये मिथेनोएट। ये साइड चेन में ही जाना है आपको, कभी चाहे कार्बन ज्यादा भी होगा तो भी, चूंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप इसमें कंसीडर होगा ना, तो इसलिए 1 कार्बन ही मेन चेन बन गया, 2 कार्बन साइड चेन में चला जाएगा। तो ये तुमको एथिल इथेनोएट, मेथिल एथिल मिथेनोएट इसका नाम हो गया, एथिल मिथेनोएट, ये तुम्हारा इसका नाम हो गया। इसी तरह से ईस्टर का नाम में तुमको जैसे कि आएगा तुमको और जैसे कि तुमको हो गया, जैसे कि लिख लेंगे बेंजीन में अगर जुटा हुआ है तो बेंजोएट कर दोगे, बेंजीन में COO CH3 है, जैसे COO CH3, तो ये हो गया मेथिल बेंजोएट। ये क्या नाम होगा इसका, मेथिल बेंजोएट। तो ये ईस्टर का इस तरह से नामकरण होता है। तो तुम्हारा हो गया ईस्टर का। अब जैसे कि एमाइड का देखते हैं, जैसे एक आध एमाइड का नाम करके देख लें, एमाइड समूह का भी नाम एक आध लिख देते हैं, तो इसमें एमाइड जोड़ते हैं, जैसे कि CH3CONH2, इसमें 2 कार्बन हो गए, CONH2 एक साथ है तुमको, तो ये एमाइड ग्रुप कहलाता है। CO के साथ NH2 रहेगा तो ये एमाइड ग्रुप होगा। NH2 अलग से एमीन ग्रुप होता है, जो अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग। ये एमाइड ग्रुप है, तो 1-2 कार्बन होगा, तो इसका नाम होगा इथेन एमाइड, ETHANAMIDE, इथेन एमाइड, इथेन एमाइड इसका नाम हो गया। CH3CO के 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया इथेन एमाइड। तो अगर बेंजीन में रहेगा CONH2 तो बेंजामाइड इसका नाम हो जाता है। बेंजीन में CONH2 दे दोगे, CO यहां पर NH2, तो ये हो गया बेंजामाइड, ये हो गया बेंजामाइड, ये बेंजामाइड। और ये तुमको इसी तरह से एमाइड के रूप में इसका नाम आएगा। और N से अगर कुछ जुड़ा हुआ, जैसे एक नामकरण ऐसा देख लो, जैसे CH3CON, इधर की तरफ एक CH3 दे दो, यहाँ H दे दो, तो N मेथिल इथेन एमाइड लिखेंगे। N के साथ N से मेथिल जुड़ा है, तो देखो इसमें N में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए N मेथिल ऐसा लिखा जाता है, और इथेन एमाइड ऐसा लिखेंगे हम लोग, N मेथिल इथेन एमाइड। अगर 2 रहे तो NN डाइमेथिल इथेन एमाइड ऐसा लिख सकते हैं, N से जुड़ेगा तो इस तरह का इसका नेमिंग का तरीका होता है। अब है तुमको एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया। अब है तुमको एनहाइड्राइड है, एक एसिड एनहाइड्राइड जैसे कहते हैं, तो उसमें एनहाइड्राइड ही जोड़ा जाता है। तो उसमें जैसे कि ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं IPAC नेम में। एनहाइड्राइड का नेमिंग करते हैं, देखो एनहाइड्राइड है और एसिड हैलाइड। चलो तो एसिड हैलाइड का पहले कर लेते हैं। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, CH3COCl,
CH3COCl हो गया। देखो तो ये COOH को हटा के यहाँ से आया है, तो ये एसिड का ही ग्रुप कहलाएगा। तो इसका 2 कार्बन हो गया, 1 2, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइल, ETHANOYL, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। CH3COCl का नाम हो गया। इसमें OYL जुट जाता है, इसमें OYL जुट जाएगा, ये होगा इथेनॉइल क्लोराइड। देखो जैसे बेंजीन में तो बेंजॉइल हो जाएगा, बेंजीन में रहेगा COBr, ठीक है, बेंजॉइल ब्रोमाइड, BENZOYL, OYL जोड़ दीजिए और यहां पर ब्रोमाइड अलग वर्ड हो गया, बेंजॉइल ब्रोमाइड। इस ढंग से इसका नाम होता है। अब है एनहाइड्राइड का नाम, एनहाइड्राइड, जैसे ये हो गया तुमको, तो CH3COCH3, 2 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 कार्बन, जैसे दोनों साइड 2 कार्बन है तो दोनों साइड इथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों साइड एक है तो सेम एक ही लिख दिया जाता है, इथेनोइक, और ये अलग वर्ड हो गया एनहाइड्राइड। अब जैसे कि एक तरफ रहता CH3CO2H5, तो इसमें 3 कार्बन हो गया, इसमें 2 कार्बन हो गया, तो इधर इथेनोइक हो गया, इधर प्रोपेनोइक हो गया। तो प्रोपेनोइक का क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपेनोइक का पहले अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे, तो पहले इथेनोइक का ई आएगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, अब क्या हो गया, एनहाइड्राइड, ये तुम्हारा इसका नाम हो गया, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया, इसका नामकरण हो गया ये। तो ये तुम्हारा नामकरण का ये तरीका हो गया। और अब है तुमको आगे, अब है तुमको नामकरण के बाद हम लोग आते हैं बनाने की विधि, विरचन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन की चर्चा करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जहां तक है कि अल्कोहल है या तुमको एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके ऑक्सीकरण से हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसका कि हम लोग प्रतिक्रिया बार बार पढ़ते भी रहे हैं। और अगर अल्कोहल से अगर प्रतिक्रिया करना हो प्राथमिक अल्कोहल से, तो पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर प्रबल ऑक्सीकारक है तो वह उसको ऑक्सीकरण करके कार्बोक्सिलिक अम्ल तक ऑक्सीकृत कर देता है। तो जैसे कि इसका मतलब कि पहले ऑक्सीकरण करेंगे, तो विरचन, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। पहला नंबर, अल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जैसे कि तुमको प्रबल ऑक्सीकारक अगर डाल देंगे इसी में अल्कोहल में, तो एक बार में ही एल्डिहाइड के बाद तुमको ये पुनः ऑक्सीकृत होके बन जाएगा। तो इसमें डाल दीजिए जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा ये तुमको, अल्कोहल से ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा तुम्हारा। और अगर एल्डिहाइड भी रहा तो एल्डिहाइड से बनाना है तो इससे तो कम पावरफुल ऑक्सीकारक एजेंट भी इसमें काम कर जाते हैं। एल्डिहाइड से बनाने के लिए जैसे कि टोलेन प्रतिकारक, फेरिन विलियन, इन सबों के द्वारा जो कम पावरफुल होते हैं, टोलेन रिएजेंट, टोलेन प्रतिकारक, जैसा पिछले चैप्टर में पिछला जो लेक्चर था हमारा उसमें इस प्रतिक्रिया को डिटेल में लिखे भी थे, तो इसका भी मैं सिर्फ लिख देता हूँ RCOOH। इसमें पहले तो बन जाता है, उसका डेरिवेटिव बनता है बाद में और उसका आ जाता है, और सिल्वर मिरर ये बनाता है। तो ये तुमको टोलेन प्रतिकार, तो ये इन सबों के ऑक्सीकरण से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रतिक्रिया की चर्चा पहले भी होती रही है, तो इसको अब इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं। दूसरा नंबर है तुमको मिथाइल बेंजीन का अगर ऑक्सीकरण करेंगे हम लोग, तो मिथाइल बेंजीन या तुमको कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन से, तो उसके ऑक्सीकरण से हम लोग बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। लिख लेते हैं एल्किल
एल्कील बेंजीन के ऑक्सीकरण से बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये तुमको बेंजीन में क्या जोड़ दिया जाएगा, अगर कोई भी CH3 रहा तो इससे भी हो जाएगा तुमको बेंजीन में जैसे रहा कोई भी CH3 रहा, चाहे कोई बड़ा भी कोई भी एल्किल ग्रुप रहेगा वही बनेगा तुमको। जैसे कि बेंजीन में अगर KMnO4 KOH के प्रेजेंस में कर देंगे तो पहले ये क्षार आ जाएगा। अगर क्षार के प्रेजेंस में करेंगे तो ये एसिड पहले तो नहीं बनेगा, बल्कि एसिड का डेरिवेटिव बन जाएगा, एसिड का बन जाएगा COOK में ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। और इसको जब H2H3O प्लस डालिएगा तो ये बेंजीन में COOH आ जाएगा। बेंजीन में ये COOH, ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ये तो ये तुम्हारा हो गया, ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा इसमें। और तुमको इसका ये भी है कि अगर तुमको बड़ा भी कोई ग्रुप रहेगा तो उसमें भी ऑक्सीकरण करेंगे तो यही बनेगा। तुमको बेंजीन में करेंगे अगर तुमको CH2 CH3, अगर इसमें डाल दीजिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4, अगर एसिड डाल दें तो एक बार में ही बन जाएगा। और ये तुमको बन जाएगा बेंजीन में तुमको एक ही कार्बन, जो पहला जो बेंजीन जुड़ाता है वही ऑक्सीकृत होता है और बेंजोइक अम्ल ही बनता है। और इधर जो साइड वाला ये CH3COH इधर अलग बन जाएगा। ये तो कभी भी चाहे बड़ा ग्रुप भी रहेगा तो वो क्या बनेगा, आपका बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होगा। तो ये तुम्हारा कोई भी एल्किल ग्रुप से हमेशा का ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, साइड चेन का ऑक्सीकरण से हमेशा बेंजोइक अम्ल ही प्राप्त होता है। ये दूसरा हो गया तुम्हारा। अगर हम लोग साइनाइड का अगर जल अपघटन करें साइनाइड का या एमाइड का अगर जल अपघटन कर दें हम लोग, तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा नंबर साइनाइड, मतलब जिसको नाइट्राइल भी कहते हैं, नाइट्राइल ही लिख दीजिए। नाइट्राइल एवं एमाइड का जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये हो गया तुमको RC ट्रिपल बॉन्ड N है। इसमें अगर जल अपघटन कर देंगे H2OH प्लस या H3O प्लस कर दिए, H3O प्लस से कर दें तो ये RCOOH बन जाएगा। ये तुम्हारा ये फ्रीली, अगर जैसे एल्डिहाइड बनाना होता था तो पहले SnCl2 HCl डालते थे स्टीफेन प्रतिक्रिया में, तो वो एल्डिहाइड पे रुक जाता है उसका ऑक्सीकरण। और अगर नहीं, अगर फ्रीली अगर करेंगे तो ये बन जाएगा तुमको। दूसरा है तुमको अगर एमाइड का करते हैं RCONH2, इसमें अगर जल डाल दें H3O प्लस तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा तुमको। तो ये भी तुम्हारा एमाइड का भी जल अपघटन करने से ये प्राप्त हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा नंबर है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक की प्रतिक्रिया CO2 से करने पर प्राप्त उत्पाद के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये तुमको है CO2 प्लस RMGX है प्लस CO2 है तुमको। तो यहाँ तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड O रहेगा CO2 में। तो ये क्या करता है, ये जो C ग्रुप है, C से R जुट जाएगा और एक से डबल बॉन्ड O से OMGX जुट जाएगा। मतलब क्या होगा तुमको, C है यहाँ पर R एक जुट गया यहाँ पर,
और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O है, एक रहेगा, और यहाँ पर एक डबल सिंगल बॉन्ड में OMgX जुड़ जाएगा। अब इसका जल अपघटन जब कीजिएगा H2O/H+ के प्रेजेंस में, तो ये OH हो जाएगा। तो ये क्या होगा तुमको, RC डबल बॉन्ड O, इधर OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर CO2 में ऐड कर देते हैं तो वह जो प्राप्त उत्पाद होगा, एक तरफ जो है OMgX बन गया और एक कार्बन से कौन जुट गया, R ग्रुप जुट गया। और यहाँ तुमको जब जल अपघटन कहते हैं OMgX हट गया और उधर की तरफ क्या बन गया तुमको, तुम्हारा कहते हैं RCOOH बन गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ये तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये तुमको चौथा नंबर हो गया सर। पांचवा अब होगा तुमको एनहाइड्राइड या ईस्टर से, एसिल हेलाइड या एनहाइड्राइड से। अच्छा, पांचवा लिख लेते हैं एसिड हेलाइड। जैसे तीनों तो एक ही तरह से है, जल अपघटन ही है सबका, ईस्टर का भी। तो पांचवा में ही सबको शामिल कर देते हैं। पांचवा एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड कॉमा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड या ईस्टर के जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो जैसे कि है तुमको पहले अगर देखें एसिड हेलाइड RCOCl है, अगर RCOCl इसमें अगर जल अपघटन कर दीजिए H2OH+ के प्रेजेंस में, H2OH+, तो यहाँ आ जाएगा RCOOH आ जाएगा, RCOOH और HCl बन जाएगा इधर की तरफ। अब इसी तरह से अगर इसमें डाल दें, पानी डाल दें CH3, जैसे RCO एनहाइड्राइड है ये, COCOR या R- भी हो सकता है, इसमें वाटर डाल दीजिए अम्ल की उपस्थिति में। तो इधर से RCOOH एक तरफ से बन जाएगा, एक तरफ से R-COH, RCOOH बन जाएगा प्लस R-COOH, दोनों तरफ कार्बोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा, एनहाइड्राइड का हो गया। अब से ईस्टर का करते हैं, अगर ये एनहाइड्राइड हो गया, ये अब ईस्टर का देखिए RCOOR- करते हैं, प्लस जल डाल देते हैं H+ से, ये ईस्टर हो गया, डिस्टरीफिकेशन हो गया ये। तो इधर बन जाएगा RCOOH, यह R-OH बन जाएगा, इधर RCOOH प्लस R-OH, ये एल्कोहल हो गया, ये एल्कोहल, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ये, और ये है तुमको ईस्टर है, ये ईस्टर का जल अपघटन। ये हो गया एनहाइड्राइड है, ये एसिड एनहाइड्राइड, और ये हो गया एसिड क्लोराइड। ये तीनों का जल अपघटन से क्या बन जाता है तुमको, कार्बोनिक अम्ल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो तुमको यही थे विरचन के इतने विधियां दी हुई थी। और इसके बाद विरचन के बाद एक उदाहरण दिया हुआ है जिसको हम लोग शामिल कर लेते हैं, जिसमें कि कन्वर्सन करना है, जो कि 12.6 है शायद कि 12.5 है। उसमें कुछ कन्वर्सन्स दिए हुए 5-6 कन्वर्सन है। तो उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं। जो कन्वर्सन है तुमको कैसे परिवर्तन करेंगे, तो यह भी परीक्षा में पूछता भी है इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए उसको मैं करके बता देता हूँ। जैसे पहला क्या है 12.5 का, तो ये तो जाहिर है डायरेक्ट ऑक्सीकरण से बन जाएगा, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सब ठीक है, देखते हैं बारी बारी से लिखते हैं इसको। ब्यूटेन 1-अल मतलब कि ब्यूटेन 1-अल है, ब्यूटेन अल्कोहल है। तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बना सकते हैं हम लोग, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। और जाहिर है कि प्रबल ऑक्सीकारक यूज कर देंगे तो एक बार में ही एल्डिहाइड पर बिना रुके वह कार्बोनिक अम्ल तक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का उदाहरण 12.5 का 1 नंबर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1-ऑल ना, CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको हमको एल्डिहाइड मतलब एसिड में बनाना है। तो इसके लिए हम लोग जो है ऑक्सीकारक डालते हैं, जो प्रबल ऑक्सीकारक है K2Cr2 7 प्लस
H2SO4 या KMNO4 के प्रेजेंस में H2SO4, इन समूह का किसी का भी करेंगे तो ये तुमको प्रबल ऑक्सीकारक है, ये क्या बना देगा, ब्यूटेनोइक अम्ल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2COOH, ये ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। तो ये पहला हो गया तुम्हारा। दूसरा ये ब्यूटेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल से ये बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल में बेंजील अल्कोहल, तो बेंजीन में CH2OH हो गया, बेंजीन में CH2OH है तुमको, और बनाना है जो हमको बेंजीन में बनाना है मतलब कि बनाना है तुमको एस्टिक में CH2COOH लाना है। तो बेंजीन से बनाना है तुमको, बेंजीन में बनाना है, बेंजीन में CH2OH से बेंजीन में बनाना है CH2COOH लाना है हमको। फेनिल मतलब ये दो कार्बन, इथेनोइक अम्ल बनाना है हमको। तो इसमें दो कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ पे कम है अभी, तो एक कार्बन जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे कि तुमको HBr या HCl कुछ भी डाल दोगे, या नहीं तो PCl5 डाल दो, PCl3, तो इससे यह है OH को ये हटा देगा और Cl आ जाएगा। तो हमारा जो है बेंजीन में हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको अल्कोहल से को हटाने के लिए बेंजीन में यहाँ पे CH2Cl आ जाएगा, PCl5 से इसको हटा करके CH2Cl डाल दिए। अब यहाँ पर जो है KCN इसमें डाल दीजिए, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन हमारा बढ़ जाएगा। तो कभी भी एक कार्बन बढ़ाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये तुम्हारा अगर CH2 यहाँ बन गया, C ट्रिपल बॉन्ड N बन गया तुम्हारा ये। अब जाहिर है कि अभी जो हाइड्रोलिसिस किए थे, जो कि H2OH+ इसमें डाल देंगे साइनाइड में, अभी जो बनाने की विधि में सीखे थे, तो इसमें H2O/H+ डाल देंगे, इसका फिर हाइड्रेशन करेंगे तो ये यहाँ से N से टूट करके ये क्या बन जाएगा, एसिड बन जाता है। और अगर एल्डिहाइड पर रोकना होता है तो SnCl2 डालते हैं, जैसा अभी भी चर्चा कर रहे थे, पिछले लेक्चर में बताए थे। ये तुमको COOH हो गया। तो ये हो गया तुमको 2 फेनिल इथेनोइक एसिड, ये हो गया 2 नंबर। ये 1 नंबर कार्बन ये हुआ, एक 2 नंबर हो गया। तो 2 पर क्या है, फेनिल, 2 फेनिल इथेनोइक एसिड हो गया, ये 2 फेनिल इथेनोइक एसिड बन गया ये तुम्हारा। ये 2 फेनिल इथेनोइक एसिड बनाने के लिए एक कार्बन बढ़ाना पड़ा, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग KCN डाल करके पहले Br से OH को हटा के Br लाए, Br या Cl कुछ भी ला सकते हो, और उसके बाद क्या करिए, उसको फिर KCN से रिएक्शन करके एक कार्बन को बढ़ा लेते हैं, फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो ये तुमको कन्वर्सन इस ढंग से इसको अचीव कर सकते हैं। अब है तीसरा नंबर, क्या है, 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Br है और यहाँ पर 3 पर 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, तो ये यहाँ पर NO2 होगा। तो 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन हो गया ये। इससे बनाना है हमको 3-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है ना, 3-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको कार्बन नहीं है, कार्बन भी लाना है और ये Br को हटाना भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड के रूप में अगर हम लोग प्रयोग करें RMgBr, जैसे कि Mg को ले आवे यहाँ पर, तो ग्रिग्नार्ड इससे बना लें और उसमें उसको जाकर के CO2 में अगर जोड़ दें तो हमारा ये काम हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको तुमको ग्रिग्नार्ड बना लेते हैं। तो इसको Mg ड्राई ईथर डाल देंगे इसमें, Mg के प्रेजेंस में शुष्क ईथर डाल देते हैं इसमें। तो इससे ये क्या बन जाएगा, ये तुमको बेंजीन में यहाँ पर ये तो 3 पे नाइट्रो रहेगा ही अपनी जगह पर, और यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड की तरह MgBr ये जुट जाता है, RMgBr। ये तुमको रिएक्शन पढ़ा होगा तुमको। तो ये तुम्हारा हो गया, ग्रिग्नार्ड बन गया। अब इस ग्रिग्नार्ड का प्रयोग अगर हम लोग इसमें CO2 में जोड़ दें, CO2 में जोड़ दें और फॉलोड बाय 1 नंबर, 2 नंबर में हाइड्रोलिसिस कर दें, तो एक ही साथ ही लिख देते हैं हम जो अभी रिएक्शन बता रहे थे। तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर एसिड आ जाता है तुम्हारा ये। तो यहाँ पर जैसे CO2 में जाकर जुटेगा तो O जाकर के एक तरफ से R जुट जाता है बेंजीन में, और COOH आ जाएगा। तो बेंजीन में क्या आ गया तुमको, यहाँ पर ये बेंजीन यहाँ पर जुट जाएगा और ये तुमको COOH, और यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा NO2 आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया 3-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल हो गया, 3-नाइट्रोबेंजोइक
बेंजोइक एसिड हो गया तुम्हारा ये 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इसके लिए पहले गिरनार बना दिया, उसके बाद CO2 में जोड़ के गिरनार से प्रतिक्रिया कराने से एसिड का जैसे CO2 2 स्टेप में करते थे, तो एक ही स्टेप में लिख दिया हम, 2 स्टेप में करके इसको हम लोग जल अपघटन, पहले जो गिरनार से प्रतिक्रिया कराएंगे, फिर जल अपघटन करके जो उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेंगे और जो उत्पाद आएगा उसका जल अपघटन करके हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था तुम्हारा चौथा, था पांचवा, अब चौथा आएगा। हाँ क्या चौथा? चौथा नंबर हुआ 4-मेथिल एसिटोफिनोन। 4-मेथिल एसिटोफिनोन, तो बेंजीन में COCH3 जोड़िए, ये एसिटोफिनोन हो गया, और 4 नंबर मतलब पारा पर मेथिल है तुम्हारा। और इससे क्या बनाना है? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए जाहिर है कि हमको COCH3 इसको ऑक्सीडाइज करना है, इसको भी ऑक्सीडाइज करना है। तो हम लोग इसको KMnO4 के प्रेजेंस में KOH अगर डाल देते हैं तो ये तुमको जो है क्या कर देगा, इसको ऑक्सीकृत कर देता है, जैसा कि साइड चेन का ऑक्सीकरण में अभी पढ़े थे। तो ये बन जाएगा COOK, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा COOK। अगर बेस के प्रेजेंस में करते हैं तो पहले डायरेक्ट H नहीं आता है, अब इसमें H डालने के लिए H3O+ डालिए, तो ये क्या कर देगा तुमको, दोनों तरफ क्या डाल देगा, यहाँ पर ये COOH आ जाएगा तुम्हारा, ये COOH। बेंजीन 1,2 का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तुम्हारा, ये हो गया बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। चलो अब क्या है अगला? ये पांचवा होगा, चौथा पांचवा साइक्लोहेक्सीन से बन जाएगा तुमको। तो हेक्सीन मतलब रिंग को तोड़ देना, साइक्लोहेक्सीन है उससे पांचवा साइक्लोहेक्सीन है। तो यहां पर डबल बॉन्ड है और इसको तोड़ करके यहां पर तुमको क्या करना है, इसको एसिड बनाना है। तो इसमें तुमको जैसे कि डबल बॉन्ड में अगर तुमको हम लोग KMnO4H2SO4 इन सबों का यूज करते हैं, KMnO4/H2SO4, तो ये क्या करता है तुमको यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ क्या बनाता है, एसिड बनाता है। जैसा कि ये एल्कीन का रिएक्शन है। तो एल्कीन में क्या होता है, ये दोनों तरफ टूट जाएगा, तो टूट जाएगा तो ये तुमको रिंग खुल जाएगा और तुमको क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइड में पहले COOH बन गया और फिर यहाँ पे CH2 COOH, तो ये बन गया हेक्सेन, HEXANE, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, जिसको हम लोग एडिपिक एसिड भी इसी कहते हैं, एडिपिक एसिड इसको कहा जाता है कॉमन नेम में। तो ये तुम्हारा बन जाएगा। चलो अगला क्या है, छठा ब्यूटेनल ना, CH3 CH2 CH2 CHO, ये हो गया ब्यूटेनल। एल्डिहाइड से बनाना है ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना आसान होता है, CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये तुमको कोई भी जैसे टॉलन प्रतिकारक से कर सकते हैं। तो ये तुमको टॉलन प्रतिकारक होता है AgNH3 प्लस और OH माइनस, ये टॉलन रीजेंट डाल दीजिए इसमें, टॉलन रीजेंट, इससे ऑक्सीकरण करा दीजिए, आपका बन जाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। ये तुम्हारा कन्वर्सन था जितना, मतलब कि 6 थे। ये तुम्हारा जो 12.5 का एग्जाम्पल ही समाप्त हो गया। और इसी में तुमको भौतिक गुण इसका थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं इसी लेक्चर में। उसके बाद रासायनिक गुण के लिए अलग से लेक्चर लेंगे। तो भौतिक गुण तुम्हारा जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कि 9 तक का जो अवयव होता है वो द्रव के रूप में होता है और उच्चतर अवयव ठोस होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 9 अवयव द्रव और बाकी ठोस होते हैं।
चलो ये तुमको है भौतिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 9 अवयव द्रव तथा शेष ठोस होते हैं, शेष ठोस होते हैं। और इनका जहाँ तक कि तुमको है, इनका क्वथनांक जहाँ तक देखें, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक, अम्ल का क्वथनांक प्रबल हाइड्रोजन बंधन के कारण, प्रबल हाइड्रोजन बंधन के कारण, बंधन के कारण एल्कोहल, एल्डिहाइड इत्यादि से अधिक होता है, इत्यादि से अधिक होता है। यहाँ तक कि बाष्प अवस्था में एक से अधिक अणु भी जुड़े रहते हैं, तो ये तुमको काफ़ी मजबूत हाइड्रोजन बंधन इसका बनता है। तुमको तीसरा, हाइड्रोजन बंधन जब बनता है तो प्रथम मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 4 अवयव, कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 4 अवयव हाइड्रोजन बंधन के कारण जल में घुलनशील, हाइड्रोजन बंधन के कारण जल में घुलनशील एवं उच्चतर अवयव और घुलनशील होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन बंधन का प्रभाव घट जाता है और घुलनशील होते हैं। और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है तुम्हारा, जो बड़ा एल्किल समूह है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए उच्चतर अवयव जल में घुलनशील नहीं होता है। और तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायक में घुलनशील होते हैं, घुलनशील जो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये तुमको जो है कि कार्बन दोनों जो है कार्बनिक यौगिक है तो वो उसमें घुल जाएंगे। तो ये तुमको इसके भौतिक गुण हो गए। और जहाँ तक कि द्रव्यमान क्वथनांक, ये तुमको इसके जो प्रथम जो अवयव है, जो शुरुआत के जो अवयव होता है, उसका गंध भी काफ़ी सुरुचिकर होता है, ईस्टर वगैरह का गंध भी काफ़ी सुरुचिकर होता है। तो ये तुमको काफ़ी बेहतर गंध के होते हैं, इसलिए और इसका उपयोग गंध के लिए भी किया जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया इसका भौतिक गुण। रासायनिक गुण को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी टॉपिक में संपर्क करना हो, बोर्ड का एग्जाम करना हो की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हो, तो इसके लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।